मशीनीकरण के साथ खेती की जाती है, तो इस विषय में आप बताएं और झारखंड में क्या क्या संभावनाएं हैं। झारखंड में इसकी असीम संभावनाएं हैं। जी। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 80 लाख हेक्टेयर है। तो बहुत से किसान भाई को अज्ञानता के कारण वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। पहले हमको उसका डाटा देखना पड़ेगा कि कौन सी फसल की उपज यहाँ पे हो सकती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्पण में। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। हमारे भारतीय किसान दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि अच्छी उत्पादन हो और कीमत सही मिले। लेकिन आज बदलते युग के साथ खेती में भी परिवर्तन आया है, जिसमें आधुनिकीकरण के साथ खेती की जाती है, जिससे उत्पादन अच्छी मिलती है और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। तो किसानों की कड़ी मेहनत को देखते हुए आज हम खास विषय आपके लिए लेके आए हैं, बागवानी फसल यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट है गौरव साहू सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्पण में। नमस्कार किसान भाइयों। सर, हम सबसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि अभी जो मशीनीकरण के साथ खेती की जाती है, तो इस विषय में आप बताएं और झारखंड में क्या क्या संभावनाएं हैं। झारखंड में इसकी असीम संभावनाएं हैं। जी। जैसे देखा जाए तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 80 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 38 लाख हेक्टेयर जो फसलों के उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता है। साथ में लगभग इसमें 16 लाख हेक्टेयर जो वर्षा आधारित कृषि पे डिपेंड है। लेकिन सिंचित क्षेत्र यदि हम देखते हैं तो लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है सिंचित है। इन क्षेत्रों में भी झारखंड में 3 प्रकार की जमीनें पाई जाती है, जिसमें ऊपरवार वाली जमीनें, मध्यम वाली जमीनें एवं निम्न जमीनें। इन जमीनों में लगभग 60% जमीन ऊपरवार वाली है, जिसमें वर्षा जल आता है, लेकिन अधिक हाई एलिवेशन में होने के कारण वह वर्षा जल संग्रहित नहीं हो पाता और वह नीचे वाली जमीन पे जाके रुक जाता है। इस वजह से जो जमीन के न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे आ जाते हैं। साथ साथ जो हमारी सॉइल इरोजन भी एक प्रॉब्लम है। जी। बागवानी फसलों के लगाने से हमें एक फ़ायदा ये है कि ऊपर वाले क्षेत्रों में जहाँ पर किसान सिर्फ वर्षा पर ही आधारित खेती करता है और एक ही फसल लेता है, हम यदि बागवानी फसल लगाएंगे तो उसके साथ साथ हम पूरे साल में 2 या 3 खेती ले सकते हैं, 2 या 3 फसल उगा सकते हैं। साथ में मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। जी, तो बहुत ही अहम टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाई को बहुत फ़ायदा भी होने वाला है। सर, जैसा आपने बताया कि बागवानी फसल की बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो बहुत से किसान भाई को अज्ञानता के कारण वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और करना तो चाहते हैं, तो ऐसे में वो प्रशिक्षण वगैरह या ट्रेनिंग किस तरह से वो प्रशिक्षण लें और शुरुआत करें। शुरुआती दौर में सबसे पहले किसान भाइयों को अपनी ज़मीन के हिसाब से पहले पता करना होगा कि उनकी ज़मीन के लिए कौन सी बागवानी फसल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। और उसका पहले हमको उसका डाटा देखना पड़ेगा कि कौन सी फसल की उपज यहाँ पे हो सकती है। उस फसल के साथ साथ हमें आधुनिक तकनीकें भी उसमें मिश्रित करके उपयोग में लानी होगी। और साथ में यांत्रिकरण भी हमको उपयोग में लाना होगा। यांत्रिकरण, उसको हम आम बोलचाल की भाषा में मशीनीकरण भी बोलते हैं। जी। मशीनीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाए, ताकि हम कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकें। जी।
तो यांत्रिकरण से हमारे बहुत सारे फायदे हैं। यांत्रिकरण मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी मशीन यूज करें, हम अपने लैंड एरिया के हिसाब से छोटी मशीन डेवलप करें और उन मशीन का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करें। तो यही हमारा यांत्रिकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। बिल्कुल, यांत्रिकरण और मशीनीकरण इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इससे बहुत लाभ किसान भाई को बिल्कुल मिल रही है। लेकिन ये मशीनीकरण की शुरुआत जब करेंगे, छोटे छोटे मशीनों का जब इस्तेमाल करेंगे, तो सरकार की ओर से जो मशीनें की अनुदान होती है, वो सिलसिला जो शुरुआत हुई है वो किसान भाई तक कैसे पहुँच पाती है? राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के थ्रू राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार बहुत सारे अनुदान देती है जी, जिसके थ्रू किसान नज़दीकी बागवानी ऑफिस में जाकर वहाँ से इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से सब्सिडी मिलेगी उससे प्राप्त कर सकते हैं। रही बात तकनीकों के लिए, वह नज़दीकी केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र पे जा सकते हैं और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मशीन का कैसे उपयोग करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, उसकी वर्किंग कैसे करनी है और उसका एफिशिएंसी कैसे एनहेंस करना है, हम वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, झारखंड राज्य में यंत्रीकरण का क्या महत्व है और इसका मशीनों का विस्तार किस तरह से है? यूँ कहें कि हमारे जो किसान भाई हैं, यानी कि खेत की बनावट से लेके, खेत को तैयार करने से लेके, बीजों का बुआई से लेके, उनकी फसल को तैयार, कटाई और बाजार विस्तार तक का ये पूरा लंबा सिलसिला चलता है। इस विषय को विस्तृत रूप से जानेंगे कि किस तरह से वो ध्यान में रखते हुए मशीनीकरण का इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, मशीनीकरण मतलब हमको मशीनों का उपयोग करना है जिससे हमारा लेबर का रिक्वायरमेंट कम हो और साथ में हमारा जो लागत मूल्य है वो भी कम हो, बिल्कुल, और साथ में उपज में हमारी वृद्धि हो, बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास जो मृदा प्रबंधन से लेकर जो फसलों को काटने तक बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हैं, जिसमें से सबसे पहले जो हमारी मशीन आती है, जिसे हम यदि हमारे लैंड में थोड़ा स्लोप है, अंडुलेटिंग है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं उस मशीन को हम लोग बोलते हैं लेज़र लेवलर बोलते हैं, जिससे हम ज़मीन को लेवल करते हैं। जी, इसमें ट्रैक्टर चालित भी लेवलर आते हैं और लेज़र लेवलर जो अभी आधुनिक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। जब एक बार हमारा लैंड लेवल्ड हो जाता है, उसके बाद हम जुताई की प्रोसेस चालू करते हैं। जुताई में हम मोल्डवुड हल का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क हल का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं जगह पर देसी हल का भी इस्तेमाल करते हैं जो पशु चालित होता है, देसी हल। उसके बाद जब हमारी ज़मीन तैयार हो जाती है, इसके बाद हम लोग हैरोइंग ऑपरेशन करते हैं, कल्टीवेशन ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद एक रोटोवेटर मशीन चलाते हैं जी। इस तरीके से हमारा लैंड प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास मुख्य कार्य रहता है कि पौधों को लगाना या बीज का रोपण करना। पौधों को लगाने के लिए यदि पौधों का साइज बड़ा है, जैसे कि आम के पौधे हो गए, तो उन्हें लगाने के लिए हम जो मशीन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट होल डिगर, जो ज़मीन पे गड्ढे बना देती हैं और उसमें ले जाकर हम पौधे को डायरेक्ट लगा देते हैं। दूसरा मशीन इस्तेमाल होता है जब हमको वेजिटेबल क्रॉप्स लगाना रहता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं हम वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर। वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर भी एक आधुनिक मशीन है। इसमें हमको अच्छी डिस्टेंस में हम पौधों को लगा लेते हैं और कार्य जल्दी हो जाता है जी। जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है कि उन पौधों में कीटनाशक का छिड़काव करना। यदि हमारे पास घास फूस हो गई है तो वीडीसाइड अप्लाई करना, हर्बिसाइड्स अप्लाई करना, फंगस अप्लाई करना, फंगीसाइड अप्लाई करना। तो इसके लिए हम स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेयर मैनुअली ऑपरेटेड भी स्प्रेयर हमारे यूज़ होते हैं और ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर भी यूज़ होते हैं। यदि बड़े ऑर्चर्ड हैं, बड़े बगीचे हैं, तो उसके लिए हमारे ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर का इस्तेमाल किया जाता है जी। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, इसके बाद हम हार्वेस्टिंग में बहुत सारी मेथड है, जिसमें
फल यदि है तो उसको प्लग करना रहता है, उसको तोड़ना रहता है। लेकिन यदि फसल हमारी काटने वाली है तो उसमें हम लोग एक हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं जी। इतना सब होने के बाद भी जो फसल होती है मार्केट आने में जी टाइम लग जाता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से हमारा जो चैनलाइज नहीं होता है तो उसको हमको स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ती है, वो भी एक आधुनिकीकरण का भाग हो जाता है। जी तो स्टोरेज करना है और प्रॉपर हैंडलिंग करनी होती जी है। बिल्कुल। तो किसान भाई, ये बहुत लंबा एक सिलसिला रहता है बाजार तक फसल का पहुंचना, और इस दौरान बहुत सी मुख्य बातों को ध्यान भी रखना होता है। मुझे लगता है कि आज की इस विषय पर चर्चा और जानकारियां आपके लिए लाभप्रद होगी। अब किसान भाई के मन में कुछ सवाल या कुछ ऐसे सुझाव पाना चाहते हैं जो बारीकी तौर पे वो करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ खास सुझाव आप किसान भाई को देना चाहेंगे सर? मैं किसान भाइयों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि एक फसल में डिपेंड ना हो। जी। जो पारंपरिक फसल उगा रहे हैं, परंपरागत फसल जो उगा रहे हैं, उसके साथ में बागवानी फसल के उपयोग से अत्यंत लाभ उनको मिल सकता है। दूसरा चीज़ कि इससे हमारी मृदा की उर्वरकता भी बनी रहेगी। बड़ी मशीनों को परचेस करने से अच्छा है आप छोटी छोटी मशीन अपने लैंड के हिसाब से परचेस करिए, जिससे आपको लागत मूल्य भी कम होगा और आपका कार्य भी समय पर हो जाएगा। यदि आप सामूहिक रूप से कृषि करना चाहते हैं तो कस्टम हायरिंग सेंटर की मदद लें, कृषि विज्ञान केंद्रों से सलाह लें, राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों में जाकर वहाँ से कृषि प्रशिक्षण प्राप्त करें, मशीनों की उपयोग और उसके रखरखाव के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करें। जी बिल्कुल। और पहले की अपेक्षा अभी के इस तकनीक को अपनाने से किसान भाई बहुत खुशहाली के साथ अच्छी आमदनी भी पा सकते हैं। आमदनी में यदि हम देखें तो इसकी आमदनी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि हमको एक फसल की जगह पे 2 फसल हमको मिल जाती है, साथ में उसको थ्रू आउट द ईयर हम यूज़ कर सकते हैं। जी सर, हमने ये जाना कि इस मशीनों से हम बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, हमारी समय की बचत होगी और कम लागत में अच्छी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, ये सभी चीज़ों को हम जान रहे हैं। लेकिन ये मशीनीकरण का जो व्यवस्था होने के बावजूद भी किसान भाई अभी तक भी बहुत अनजान है और नहीं जान पाते हैं, और मशीनों के अज्ञानता के कारण वो सही लाभ नहीं ले पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके विशेषता यदि यहाँ राज्य में देखा जाए तो अधिकतर किसान सीमांत किसान एवं लघु किसान हैं, जिनका लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है। अच्छा। तो सबसे मुख्य कारण तो एक आ जाता है कि उनका लो परचेसिंग पावर। दूसरा चीज़ है कि किसानों को परचेसिंग पावर है होने के बाद भी उनको कहाँ से मशीन उपलब्ध होगी वो उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। मशीन मिलने के बाद भी उस मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है, उस मशीन का उपयोग क्या है और उसका रखरखाव कैसे करना है, इसकी भी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। साथ में राज्य सरकार से एवं केंद्र सरकार को से मेरा ये आग्रह है कि वह अधिक से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दें, मशीनों की उपयोग एवं उसके लाभ के बारे में बताएं, ताकि वह अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग कर सके। जी बिल्कुल। यानी इन तमाम बातों का निजात यही है कि अगर सही तरह से प्रशिक्षण ली जाए तो फिर ये पॉपुलैरिटी मिलेगी और एक किसान के साथ साथ दूसरे किसान तक भी ये बात पहुंचेगी और वो भी अपनाना चाहेंगे कि उनकी किस तरह से आमदनी बढ़ रही है, उसका उत्पादन कैसे बढ़ पा रही है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोगों के पास मशीनें उपलब्ध है, लेकिन मशीनों को कैसे चलाना है और कैसे उसको रखरखाव करना है। एक बार मशीन इस्तेमाल करने के बाद जब हम दूसरे सीजन में मशीन फिर से निकालते हैं तो मशीन हमारी प्रॉपर कई बार नहीं चल पाती है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है कि हम उस मशीन को सही तरीके से नहीं रखें। तो इसलिए किसान उस मशीन को खरीदना नहीं चाहता कि एक ही बार की फसल में यदि मशीन खराब हो गई तो हम उसका इस्तेमाल बाद में नहीं कर पाते हैं। तो इससे इतनी अधिक आय नहीं होने के कारण, और राज्य सरकार में भी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें किसानों को 1 या 2 बार ही लाभ मिल पाता है, क्योंकि यह योजनाएं संपूर्ण किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की जाती है। तो एक ही किसान को बार बार एक ही योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हमें मुख्य
उनके रखरखाव पे विशेष ध्यान देना चाहिए और उनका प्रशिक्षण पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हम मशीनीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये थे मशीनीकरण की जो बातें हमने की कि मशीन अगर आपके पास है और मशीन अगर आपने लेने की सोच रहे हैं तो उसके पहले आपको प्रशिक्षण लेना बिल्कुल अहम ज़रूरी है, जो आप लें और सही तरीके से मशीनों का रखरखाव भी करें। तो सर, आपने इतनी खास और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज का विषय की महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ आप बिल्कुल लेंगे और कम समय के साथ ही अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी आपको मिलेगी। उम्मीद है कि इन जानकारियों को लाभ लेते हुए आप अपनी कृषि के क्षेत्र में अच्छी मुकाम पहुंचेंगे। ऐसी ही रोचक और दिलचस्प जानकारी के साथ हम फिर आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्पण। नमस्कार।